हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि एटम क्या होता है, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, जो पीरियोडिक टेबल्स होती है वो क्या होती हैं। और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एटम। एटम क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एटम्स की कुछ थ्योरी, फिर हम पढ़ेंगे वो थ्योरीज किस तरह से फेल हुई, फिर हम पढ़ेंगे एटम का क्लासिफिकेशन किस तरीके से हुआ एंड सो ऑन। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एटम क्या होता है। मैं एटम को आपको एक डेफिनेशन बताना चाहूंगा। आप उसे अपने नोटबुक में लिख भी सकते हैं। अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ऐसा छोटा पार्टिकल जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो क्या है? एटम है। अब एटम क्या है क्या नहीं कुछ पता नहीं, अभी तक हमारे पास ओनली एटम की एक डेफिनेशन। ठीक है, फिर उस एटम को लेकर सबसे पहले एक थ्योरी आई जिसका नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने एटम को किस तरह एक्सप्लेन किया, आइए उसकी पोस्टुलेट या उसको जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड उसने जो कंक्लूजन दिया उसे समझते हैं। सबसे पहले उसने कहा कि जो भी एलिमेंट हमारे आसपास सराउंडेड है वो सब ना सब छोटे मोटे एटम से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट का मतलब सीधा साधा वही आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और जो दूसरी बात ये कही कि जो एटम्स होते हैं यानी जो सिमिलर एलिमेंट होते हैं, अगर कोई दो एलिमेंट सेम है तो ये पक्की बात है कि उन दोनों एलिमेंट्स के एटम्स भी सेम होंगे। ठीक है, थर्ड बात उसने क्या बताई कि जब भी दो एटम एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो हमेशा होल नंबर की फॉर्म में केमिकल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन एंड ऑक्सीजन, व्हेन they both combine together, these both are different atoms, and when they both combine together they form CO2 just like whole number ratios. Got that? इसके बाद हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में या तो एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन हो सकता है, या तो एक एटम दूसरे एटम से सेपरेट हो सकता है, या एक एटम अपने पोजीशन को रीअरेंज कर सकता है। बट कभी भी एक एटम दूसरे एटम के एलिमेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता, या दूसरे एलिमेंट्स के एटम में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ये थी डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी। अब इस थ्योरी के बाद ये तो ठीक है, एटम का थ्योरी आ गया। अब इस थ्योरी के बेस पे कुछ एक्सपेरिमेंट सबसे पहले समझेंगे थॉमसन का मॉडल। ठीक है, अब थॉमसन ने क्या कहा कि अब तक हमारे पास एटम क्या होता है और एटम की कुछ प्रॉपर्टी हमारे। ठीक है, अब सबसे पहले साइंटिस्ट है थॉमसन सर। थॉमसन ने क्या बोल दिया कि एटम को कुछ इस तरह से डिफाइन किया कि एटम जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। स्फेयर जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से एम्बेडेड रहते हैं जिस तरह से हमारे वाटरमेलन में ब्लैक सीड्स रहते हैं। मतलब इस एग्जाम्पल को वाटरमेलन से भी कंपेयर कर सकते हैं। आप मान लो कि जो आपको वाटरमेलन है वो पूरा के पूरा स्फेयर है, पॉजिटिव स्फेयर है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं वो आपके बीज होते हैं ना, जो बीज सीड्स ऑफ वाटरमेलन, समझ रहे हो? जिस तरह के ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं ना वाटरमेलन के अंदर, उसी सेम तरीके से इलेक्ट्रॉन भी एक पॉजिटिव चार्ज में पड़े रहते हैं, एक पॉजिटिव स्फीयर में पड़े रहते हैं। ठीक है, ये तो था थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। मतलब पिछले जमाने में क्या होता था कि यार कोई भी साइंटिस्ट अगर चोरी रहता था ना तो दूसरे साइंटिस्ट को दिक्कत होती थी, मतलब उनकी टांग खींचने की आदत होती थी। तो क्या है, इस मॉडल को एक्सपेरिमेंट करने के लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट कर डाला। अब रदरफोर्ड ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिससे कि थॉमसन सर की पूरी मॉडल की थ्योरी फेल हो गई। रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया, गोल्ड फॉइल लिया। ठीक है, उस गोल्ड फॉइल को उसने सराउंड कर दिया एक फ्लोरोसेंट मटेरियल से। ठीक है, फिर उसे क्या करके बम्बारमेंट करे अल्फा पार्टिकल के उस गोल्ड फॉइल से। ठीक है, आइए देखते हैं वो किस तरह से कराया उसने। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपके सामने स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा, आई थिंक सो, रदरफोर्ड गोल्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब उसमें क्या है कि अल्फा पार्टिकल के सोर्स से उसने क्या किया कि बम्बारमेंट कराई गोल्ड फॉइल पे। अब बम्बारमेंट तो करा दी, वो सब तो ठीक है यार, बट जो उसका रिजल्ट आया जो वो बहुत ही चौंकाने वाला था। मतलब रिजल्ट ऐसा आया कि उसने थॉमसन की पूरी थ्योरी को फेल कर दिया। रिजल्ट क्या आया कि उसने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो थे उस गोल्ड फॉइल को डिफ्लेक्ट करते हुए निकल गए। ठीक है, डिफ्लेक्ट नहीं बोल सकते, मतलब उस गोल्ड फॉइल को टॉर मतलब पार करके निकल गया था, समझ लो। ठीक है, चीर करके समझ लो। ठीक है, टॉर करके निकल गए समझ लो। ठीक है, और बहुत कम पार्टिकल जैसे जैसे हम लोग जैसे जैसे हम लोग गोल्ड फॉइल के मिडिल में आते थे ऐसे ऐसे क्या है रिटर्न डिफ्लेक्ट होने लगे इन द सेंस आप समझ सकते हैं। जैसे वहां पे गया डिफ्लेक्ट होकर वापस उधर ही आ गया फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर। ठीक है,
अब जैसे जैसे हम लोग और पास में गए, जैसे जैसे हम लोग सेंटर में आए, उस तरह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फोर्स आया और बिल्कुल 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो गया हमारा अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब रदरफोर्ड की ये जो थ्योरी थी, उस थ्योरी ने सबको चौंका दिया। फिर उसने उस थ्योरी के बाद क्या दिया, अपने कुछ कंक्लूजन दे दिए। देखो ये आप जान सकते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेक्ट किया था और क्या हुआ। ठीक है, एक्सपेक्ट परफॉर्म आप देख सकते हैं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लगाया था, आप उसे देख सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा ये पूरी पीपीटी और आप उसके थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपको रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट बता दिया, उसने क्या क्या दिया, उसने कंक्लूजन क्या दिया वो देख लो। उसने ये बता दिया कि भाई ये एटम होता है वो पूरा होलो होता है, पूरा होलो होता है, और पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसके सेंटर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और उसको उसने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। और उसने ये बात बोल दी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है भाई, रदरफोर्ड ने तो ये बात कह दी। तब भाई देख लो यार, तू अपने आप ही थॉमसन का मॉडल फेल हो गया। अगर थॉमसन का मॉडल सही होता तो यार एक भी अल्फा पार्टिकल जा पाता क्या? अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो हमें पता है अल्फा पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव होता है, तो सारे के सारे डिफ्लेक्ट हो जाते। ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो भाई थॉमसन सर तो वैसे ही फेल हो गए। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन दे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है, और जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेंटर में होता है एक एटम के, जिसको उसने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस। ठीक है, अब रदरफोर्ड ने तो ये बोल दिया। ठीक है, अब रदरफोर्ड ने जब ये बोल दिया तो यार मैंने वैसे ही बता दिया कि पहले जमाने में अगर कोई साइंटिस्ट थ्योरी दे देता था या कुछ कंक्लूजन दे देता था तो उससे साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी उन चीजों से। तो एक मैक्सवेल की एक थ्योरी थी। मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी में क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन, या कोई इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे हम पर्टिकुलर, मैक्सवेल ने तो एक चार्ज पार्टिकल की थ्योरी थी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे रोटेट करता है या कुछ भी वर्क डन करता है हम, तो वो अपनी एनर्जी लॉस करता है। अब इसको ह्यूमन के एग्जांपल से समझ सकते हो। तब हुआ क्या कि जब मैक्सवेल ने ऐसी थ्योरी दे दी तो उसने क्या किया, रदरफोर्ड के पूरे मॉडल को फेल कर दिया। कैसे फेल कर दिया? उसने बोला कि यार जब एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जब रोटेट हो रहा है तो वो चार्ज पार्टिकल तो सीधी सी बात है कि वो अपनी एनर्जी लॉस करेगा, और जब वो एनर्जी लॉस करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपनी सारी एनर्जी लॉस कर देगा। अब हम एज ए ह्यूमन समझ सकते हैं कि जब हम हमारी सारी एनर्जी लॉस, जब हम हमारी सारी एनर्जी को लॉस कर देते हैं तो हम कुछ भी कर पाते हैं क्या? कुछ भी वर्क डन नहीं कर पाते, कुछ भी काम नहीं कर पाते। तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन में और घूम नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। अगर ऐसा होता तो आप सोचो कि आज हम एटम की दुनिया में जी रहे होते क्या? नहीं जी रहे होते ना। तो यार इस तरह से रदरफोर्ड का जो मॉडल था, रदरफोर्ड का जो कंक्लूजन था, उसको मैक्सवेल की थ्योरी ने इस तरह से फेल कर दिया। अब एक नया साइंटिस्ट आ गया, बोर। देखो बोर के पोस्टुलेट ऐसे देखो तो बहुत खतरनाक है। मैंने अगर उसको बुकिश लैंग्वेज में देखा जाए तो मैंने भी इधर लिख रखा है, आप उसे समझ सकते हो, आप उसे लिख सकते हो अगर आपको लिखना हो तो। अगर आपको बुकिश लैंग्वेज में नहीं जाना है, अगर आपको अच्छे से समझना है बोर्ड्स को, तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, अब बोर्स ने क्या किया कि बोर्स की एक ऐसी थ्योरी थी जिसने लगभग रदरफोर्ड के सारे ड्रॉबैक्स को दूर कर दिया। अब रदरफोर्ड तो मैक्सवेल की थ्योरी को भी एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या हुआ, उसने क्या बोल दिया कि भाई ये बात तो सही है कि एटम होलो होता है और उसका जो पॉजिटिव पार्ट रहता है वो बिल्कुल सेंटर में रहता है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, उसने रदरफोर्ड की ये बात एक्सेप्ट की। उसने रदरफोर्ड की ये बात भी एक्सेप्ट की कि जो चार्ज पार्टिकल यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, लेकिन उसने क्या कह दिया कि वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है। और उसने ये कह दिया कि एक इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को तभी लूज करता है जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल की ओर मूव करता है। ये मैंने आपको 3 पोस्टुलेट बता दिए बोर्ड के। सबसे पहला क्या, एटम होलो होता है, सेंटर में उसका पॉजिटिव चार्ज होता है जो न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर रोटेट होता है लेकिन फिक्स्ड ऑर्बिट और फिक्स्ड शेल में होता है। और एक एक इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी तभी लूज करता है जब वो एक एनर्जी लेवल दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है, या एक एनर्जी लेवल के दूसरे एनर्जी लेवल में वो मूव करता है। ठीक है, अब उसने ये बताया, उसने एक पोस्टुलेट और क्या दिया कि यार जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है, सीधी सी बात है यार, वो घूम रहा है तो उसका मोमेंटम होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, अब जब उसका मोमेंटम होगा कुछ ना कुछ, तो यार उसने क्या बोल दिया कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, वो h/2 का इंटीजर मल्टीपल होता है। h/2 का इंटीजर मल्टीपल होता है। तो आप देख सकते हैं उस फॉर्मूले को जो डिराइव करके लिखा हुआ है, L मतलब एंगुलर मोमेंटम nh/2। ठीक है, इस h की वैल्यू नीचे दे रखी है h/2। ठीक है, उसको जो ऊपर रख देंगे तो nh/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बोर्ड का एक और पोस्टुलेट। अब बोर्ड ने एक चीज और क्या कही, बोर्ड ने ये कहा कि जब एटम जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कब अपनी एनर्जी लूज करेगा, जब वो एक शेल से दूसरे शेल की ओर मूव करता है। ठीक है, तो उसने जो शेल्स थी, जो ऑर्बिट थी, उसको डिस्क्राइब कर दिया एन से।
उसने क्या कहा कि जो न्यूक्लियस के जस्ट बाद वाले शेल है उसकी वैल्यू होती है, मतलब उसको उसने एन से डिनोट किया और उसकी वैल्यू होती है 1। उसने उसके बाद वाले को n=2 दिया, उसके बाद वाले को n=3 दिया। उसने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी इस चीज को अरेंज किया। उसने कहा कि जो न्यूक्लियस के जस्ट बाद वाले शेल होती है, मतलब जो n=1 होता है उसको K शेल दे दिया, जो n=2 होता है उसको L शेल दे दिया, एंड सो ऑन करता गया। ठीक है, तो इस तरह से उसने शेल्स का भी सारा डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब क्या होगा कि यार बोर्ड का मॉडल बहुत अच्छा था, बोर्ड की भी कुछ ड्रॉबैक्स थी। बोर्ड की क्या ड्रॉबैक्स थी मैं आपको बताता हूँ। बोर्ड की ड्रॉबैक्स ये थी कि ये तो ठीक है, मॉडल का थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, बुकिश लैंग्वेज में डायग्राम को तो समझाया हुआ है, आप उसे एक्सेस कर लेना, मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बट अब सबसे बड़ी ड्रॉबैक इसकी क्या है कि जो बोर्ड ने एटम दिया वो ओनली हाइड्रोजन एटम के लिए एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम नहीं बोल सकते हम लोग, ओनली ऐसे एटम के लिए एग्जिस्ट करता है जिसके आउटर मोस्ट शेल में ओनली एक इलेक्ट्रॉन हो। अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बस उसके आउटर मोस्ट कुछ भी ऐसी कंडीशन लगा दो कि उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो भाई सीधी सी बात है कि बोर्ड मॉडल का एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब तक हमने बोर्ड मॉडल पढ़ा तो अब तक बहुत सारे एटम्स इन्वेंट हो चुके थे। अब जब बहुत सारे एटम इन्वेंट हो चुके थे तो यार सीधी सी बात है, उन्हें अरेंज करने का कुछ ना कुछ तरीका चाहिए होता था, उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज आ गई। अब उस क्लासिफिकेशन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आ गई। उसमें सबसे पहले आता है डॉपर-एनर्ट थ्रेड्स। अब मैं उसके लिए अपनी जो मैंने खुद से नोट्स बनाए हुए वो ओपन कर लेता हूँ, और मैं उसको भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सेस करा दूंगा, आप उधर से उसे जाके डाउनलोड कर सकते हो। 2 मिनट में उसे ओपन कर लूँ। हाँ जी दोस्तों, तो मैंने ओपन कर लिया है अपने नोट्स को। ठीक है, तो उसमें क्या आया, सबसे पहले आया डॉपर-एनर्ट लॉ ऑफ थ्रेड्स। इसने क्या बोला, इसने कुछ एटम को उस तरह से अरेंज किया, ठीक है, उसने अपने एटम को टेबल फॉर्म में इस तरह से अरेंज किया कि जो फर्स्ट और थर्ड एटम था उसको उसने क्या कर दिया, उसके जो मास था उनका सम किया, उसका एवरेज निकाला और उसका एवरेज आ गया मिडिल वाला। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप इधर देख सकते हो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम हमने लिया हुआ है। ठीक है, उन सबके मास लिए हुए 7, 23, 39। ठीक है, अब आप देख सकते हो इसमें मिडिल एलिमेंट क्या है, सोडियम। ठीक है, सोडियम है। ठीक है, तो अब जब हम लोग इन दोनों को, सोडियम का एटॉमिक मास उसने क्या बताया, उसने कुछ इस तरह से अरेंज किया कि जो मिडिल वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास जो उसके साइड वाले एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल होगा। आप देख सकते हो 7 + 39 आई थिंक होता है 46, और 46 का जो एवरेज निकालेंगे तो वो होता है 23। तो सोडियम का मास 23 आपको पता है, लिथियम का 7 और इसका 39। ठीक है, ये तो था डॉपर आने का टेस्ट। उसकी लिमिटेशन क्या थी कि यार उसकी ट्रेड में एक ऐसी प्रॉब्लम होगी, आयरन, कोबाल्ट, निकल ऐसी चीज आ गई जिसके एटॉमिक मास इक्वल थे, जिसके एटॉमिक मास नियरली इक्वल थे, तो वो उस लो का फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो उसके बाद न्यूलैंड का लो हो गया, और जब तक न्यूलैंड आया तब तक नेचर में 56 एलिमेंट आ चुके थे। ठीक है, अब न्यूलैंड ने अपनी 56 एलिमेंट को कुछ इस तरह से अरेंज किया, मैं आपको सारे टेबल्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जो न्यूलैंड ऑक्टेव्स वगैरह के जो लोग जो उनके टेबल थे, उसने देखा कि हर 8th एलिमेंट, मतलब उसने अपने टेबल को कुछ इस तरह से अरेंज किया कि हर 8th एलिमेंट, after every 8th element, the property of that particular 8th element is repeated as first one. ठीक है, मतलब हर 8वां एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहा था। उसने अपनी जो भी लॉज था, जो भी उसने अपना क्लासिफिकेशन किया, उसमें इस तरह से अरेंज किया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मेंडेलियस का पीरियोडिक टेबल। अब मेंडेलियस को आप मान सकते हो, मेंडेलियस मतलब बहुत ज्यादा दिमागदार था, बहुत ज्यादा। उसने वो टेबल को इस तरह से अरेंज किया कि उसने 6 तो पीरियड ले लिए और 8 ग्रुप ले लिए। अब उस तक जितने भी एटम एग्जिस्ट करते थे उससे क्या क्या सबको उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज कर दिया। ठीक है, तब तक जितने भी इन्वेंट हो चुके थे उनको उनके एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज कर दिया। अब इससे एक दिमाग क्या लगाया कि इसको
ये सारी चीजें पहले से ही पता थी कि कुछ एक एलिमेंट इन्वेंट होने बाकी हैं, तो जिसके लिए इसने अपने टेबल में स्पेसेस छोड़ दी। बहुत सबसे ज्यादा अच्छी चीज थी ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। उसे ये पता था कि फ्यूचर में कुछ एलिमेंट डिस्कवर होंगे और उनकी पोजीशन भी उसने एक्यूरेट बताई, बहुत सटीक पोजीशन बताई, और वहीं वो आके लग गए। ठीक है, मतलब बिल्कुल सही बताया उसने, और सेम इन्वेंट हुए भी सही फ्यूचर। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हो कि आप बहुत ही दिमागदार बंदा था मेंडलीव। ठीक है, अब उसके क्या बात क्या मेंडलीव ने क्या किया कि किस तरह से अरेंज किया कि जो भी एटम्स है, जितने भी एलिमेंट थे, उनको अपने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज किया। अब उसने क्या दिमाग लगाया, उसने सोचा कि यार जो भी मतलब जो भी एलिमेंट है उनकी जो प्रॉपर्टीज, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम है, तो उनको उसने एक ही ग्रुप में रख लिया। अब इससे क्या हुआ कि अब मान लो कि कोई ज्यादा एटॉमिक मास वाला, ठीक है, ज्यादा एटॉमिक मास वाले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसी कम एटॉमिक मास वाले की प्रॉपर्टी को लिख रहा है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी के इक्वल है, तो उसने उसको उसके साथ रख दिया। तो इस तरह से क्या उसके पूरी टेबल डिसबैलेंस हो गई। ठीक है, और उसके बाद आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप सबको पता ही है क्या होती है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए एक नया वीडियो अपलोड कर लेंगे हम लोग, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और उसमें क्या क्या होता है, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन कैन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोवेलेंट रेडियंस में वान डेर वाल्स रेडियस होगी, मेटल की प्रॉपर्टीज होगी, वो सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, हैव अ गुड डे।